हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। हम आपके चैप्टर अनुवांशिकी एवं विभिन्नता हेरिडिटी एंड वेरिएशन को स्टार्ट करते हैं। इसके टॉपिक मेंडल के नियम से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। मेंडल के वंशागति के नियम। हम आज इस क्लास में अनुवांशिकी एवं विभिन्नता हेरिडिटी एंड वेरिएशन के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जिसके पहले टॉपिक मेंडल के वंशागति के नियम से इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो मेंडल के वंशागति के नियम क्या होते हैं? तो मेंडल ने जो प्रयोग किए उन प्रयोगों के परिणामों से, ठीक है, उन सारे प्रयोगों के परिणामों से आधारित उन्होंने नियमों का और सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे ही मेंडल के वंशागति के नियम या फिर आनुवंशिकता के नियम कहते हैं। ठीक है, तो मेंडल ने जो भी प्रयोग किए उनके परिणामों के आधार पर उन्होंने जो सिद्धांत दिया, जो नियम दिया, उसे ही मेंडल के वंशागति के नियम या फिर आनुवंशिकता के नियम कहते हैं। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, इनहेरिटेशन, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेशन। ठीक है, तो ये जो मेंडल के नियम होते हैं, उस वंशागति के नियम है, आनुवंशिकता के नियम है, 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है प्रभाविता का नियम। दूसरा है पृथक्करण का नियम। और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, तो मेंडल के वंशागति के नियम को हम देख रहे हैं। तो मेंडल के वंशागति के नियम उनके प्रयोगों के परिणामों पर आधारित है, इसे ही वंशागति के नियम कहेंगे या फिर आनुवंशिकता के नियम कहेंगे। तो ये नियम 3 प्रकार के हैं, प्रभाविता के नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो हम स्टार्ट करते हैं, प्रभाविता का नियम क्या होता है। ठीक है, तो प्रभाविता का नियम लॉस ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। तो प्रभाविता के नियम में क्या होते हैं, जो कारक होते हैं युग्मकों, ठीक है, जो गैमेट्स में जो कारक होते हैं वो 2 कारक होते हैं। ठीक है, कारकों का जोड़ा मीन्स उसमें 2 कारक होते हैं। तो एक कारक तो नर से आता है और दूसरा कारक क्या होता है, मादा से आता है। ठीक है, उसे केयरफुली सुनिए। जो प्रभाविता का नियम होता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है, उसमें क्या होता है, जो कारक जोड़े होते हैं, कारक जोड़ों में से एक कारक आता है नर से और दूसरा कारक आता है मादा से। तो उसमें क्या होता है, जो एक कारक होता है वो दूसरे कारक को, उसके दूसरे गुण को, लक्षण को दबाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, जो एक लक्षण होंगे वो अच्छे से प्रदर्शित होंगे, शो होंगे, और दूसरा कारक क्या होता है, दब जाने के कारण उसके लक्षण है, जो गुण है, वो प्रदर्शित नहीं हो पाते। तो क्या होता है, जो कारक जोड़ा होता है जिसमें 2 कारक प्रेजेंट होते हैं, उसमें एक कारक नर से आ रहा है, दूसरा कारक मादा से आ रहा है, जिसमें से एक कारक दूसरे कारक को दबाने की, उसके लक्षणों को, उसके गुणों को दबाता है। तो जो दबाता है मतलब वो प्रभावी है, तो हम उसे प्रभावी लक्षण बोलते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर बोलते हैं, क्योंकि वो दूसरे गुण को, दूसरे लक्षण को दबा दे रहा है। ठीक है, उस पर हावी हो जा रहा है। अब जो दूसरा जो लक्षण है, मतलब दूसरा जो कारक है, उसके लक्षण प्रदर्शित नहीं हो पा रहे, दब जा रहे हैं, इस कारण उसको बोलते हैं अप्रभावी लक्षण, मीन्स रिसेसिव कैरेक्टर। ठीक है, समझ में आया आपको? तो मैंने आपको बताया कि जो 2 कारक होंगे, जो नर और मादा से आएंगे, तो जिसमें एक कारक दूसरे कारक को दबाता है, तो दबाने वाला प्रभावी होगा, प्रभावी मीन्स डोमिनेंट कैरेक्टर, और जो दब जाता है वो होता है अप्रभावी लक्षण, मतलब कि रिसेसिव
कैरेक्टर, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये जो लक्षण होते हैं, ये जो लक्षण होते हैं जो दबा देते हैं, तो जो पहली पीढ़ी आती है, पहली पीढ़ी में प्रभावी लक्षण ही शो होते हैं, प्रभावी लक्षण ही प्रदर्शित होते हैं, और जो दूसरे लक्षण है वो प्रेजेंट है पर उपस्थित है उसमें, पर वो शो नहीं हो पाते हैं, वो अगली पीढ़ी जो दूसरी पीढ़ी आती है उसमें प्रदर्शित होते हैं। तो क्या होता है, जो प्रभावी लक्षण होता है वो पहली पीढ़ी में प्रदर्शित होते हैं, और दूसरी जो अप्रभावी लक्षण है, रिसेसिव कैरेक्टर, वो तो प्रेजेंट होते हैं पर उसके लक्षण प्रकट नहीं होते, उसके लक्षण दूसरी पीढ़ी में प्रकट होते हैं। इसे ही प्रभाविता का नियम बोलते हैं, लॉ ऑफ इसे बोलते हैं डोमिनेंस, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। इसमें आपके पूरा समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, जो कारक होता है वो प्रभावी होता है, दूसरे लक्षण को दबा दे रहा है और खुद प्रदर्शित हो रहा है, और दूसरी पीढ़ी में प्रदर्शित हो रहा है। तो ये था हमारा वंशागति नियम, अनुवांशिकता के नियम का पहला, प्रभाविता का नियम। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सिग्रेगेशन, ठीक है। पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सिग्रेगेशन। तो पृथक्करण के नियम में क्या होता है, युग्मकों का निर्माण कारक जोड़ों से होता है, आपको पता है, ठीक है। तो जो युग्मकों का निर्माण होता है वो कारक जोड़े से होता है, तो उसमें के जो कारक होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। तो जो संतान आती है, जो युग्मक होते हैं, उसमें जो कारक है अकेला ही जाता है, दोनों कारक साथ में नहीं जाते हैं उसमें, ठीक है। तो क्या होता है, पृथक्करण का नियम ही यही है कि जो युग्मकों का निर्माण, जो कारक जोड़े हैं उसमें कारक अलग अलग हो जाते हैं, तो जो कारक है वो युग्मकों में, संतानों में एक साथ नहीं जाते हैं, ठीक है, एक ही जाता है, कभी भी दोनों साथ में नहीं जाते। इसे ही हम पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सिग्रेगेशन कहते हैं। पृथक्करण को नियम को हम पृथक्करण का जो नियम है उसे हम बोलते हैं, उसमें शुद्धता का जो जा रहा है, युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, युग्मकों के शुद्धता का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस नियम को आपको पूछ सकते हैं कि युग्मकों को शुद्धिकरण का नियम क्या है, शुद्धता का नियम किसे कहा जाता है, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स का, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कौन सा है, तो पृथक्करण के नियम को ही शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहा जाता है, ठीक है। ये था हमारा पृथक्करण का नियम। अब हम आगे बढ़ते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक है। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो इस नियम के अंतर्गत क्या होता है, इस नियम में जो गुण और लक्षण, कारकों के जो गुण और लक्षण है वो एक दूसरे को प्रभावित किए बिना जो संतान है, जो युग्मक है, उसमें गुण, उसके लक्षण आसानी से प्रकट होते हैं, ठीक है। एक दूसरे के जो गुण और लक्षण, कारकों के, जीन के जो गुण और लक्षण हैं, इस नियम के तहत, इस नियम के अनुसार एक दूसरे को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित होते हैं, ठीक है। वही होता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। जैसे द्विसंकर क्रॉस के जो दूसरी पीढ़ी आती है उसमें जो सभी लक्षण, सभी गुण हैं वो स्वतंत्र रूप से प्रकट होते हैं, और जो पहली पीढ़ी होती है उसमें सिर्फ प्रभावी लक्षण, जो प्रभावी गुण ही होते हैं वही प्रदर्शित होते हैं। तो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम मीन्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है, उसमें जो गुण और जो कारकों के, जो जीन के जो लक्षण और जो गुण हैं वो बिना एक दूसरे को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से संतानों, युग्मकों में उनके जो लक्षण है, उनके गुण है, स्वतंत्र रूप से प्रकट होते हैं। जैसे कि जो द्विसंकर क्रॉस के जो दूसरी पीढ़ी के जो जिसमें लक्षण और जो गुण है वो स्वतंत्र रूप से प्रकट होंगे, बट पहली जो पीढ़ी होगी उसमें सिर्फ प्रभावी गुण ही दिखाई देगा। तो ये था हमारा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो जो मेंडल के वंशागति के जो नियम है, लॉ ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है, उसमें हमने 3 नियमों को देखा है, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो यही होते हैं मेंडल के वंशागति का नियम, अनुवांशिकता का नियम, ठीक है। तो जो मेंडल के वंशागति के नियम में जो प्रभाविता का नियम है और जो पृथक्करण का नियम है वो एक संकर संकरण के प्रयोगों पर आधारित है, ठीक है।
जो मेंडल ने जो दोनों प्रयोग किए थे, एक संकर संकरण का प्रयोग और द्विसंकर संकरण का प्रयोग, जो दो प्रयोग थे उनके आधार पर ही उन्होंने वंशागति का नियम और आनुवंशिकता का नियम दिया था। तो जो प्रभाविता का नियम है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, और पृथक्करण का जो नियम है, वो क्या है, एक संकर पर आधारित है, एक संकर संकरण के प्रयोग पर आधारित है। जबकि जो स्वतंत्र अपयूहन का जो नियम है वो द्विसंकर संकरण के प्रयोग पर आधारित है। ठीक है, तो ये जो नियम होगा, ये दोनों जो नियम होगा वो एक संकर संकरण के प्रयोग पर आधारित है, और जो स्वतंत्र अपयूहन का नियम है वो द्विसंकर संकरण के प्रयोग पर आधारित है। जो मौलिक तौर पर ये देखा जाता है कि जो पृथक्करण का नियम है, जो स्वतंत्र अपयूहन का नियम है, ठीक है, जो लॉ ऑफ सिग्रेगेशन है और स्वतंत्र अपयूहन का जो नियम है, वो जो दोनों है वो उन्होंने मेंडल ने ही प्रतिपादन किया। इस नियम का मेंडल ने ही दिया, और अन्य वैज्ञानिक जो अदर्स साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया था प्रभाविता का नियम। ठीक है, तो इसे ही सबको साथ में मेंडल के वंशागति के नियम बोलते हैं। तो हमने मेंडल के वंशागति के नियम देख लिए, आनुवंशिकता के नियम ही कहते हैं इसे। अब हम देखते हैं वंशागति के महत्व। कि मेंडल ने जो वंशागति के नियम दिए उसका महत्व क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये आनुवंशिकता के जो नियम है उनकी उसकी क्या उपयोग है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्या महत्व है, ये देखते हैं। तो वंशागति के जो नियम महत्व है उनमें जो अप्रभावी लक्षण है वो विषम युग्मजीय अवस्था जो होती है उसमें ये प्रदर्शित नहीं पाए जाते। तो जो अप्रभावी लक्षण जिसे बोलते हैं रिसेसिव कैरेक्टर जिसे बोला जाता है ना, वो जो होते हैं वो विषम युग्मजीय जो अवस्था होती है उसमें वो प्रकट नहीं होते हैं, उसमें नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि जो संकरण विधि होती है, वो संकरण विधि से जो उपयोगी लक्षण होते, उपयोगी गुण होते, उनको हम विकसित कर सकते हैं, उसको विकसित किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या हो देखा हमने, जो संकरण विधि से क्या किया जा सकता है, जो उपयोगी लक्षण और गुण है उनको विकसित किया जा सकता है। सुजननिकी, ठीक है, सुजननिकी यूजेनिक्स बोलते हैं। यूजेनिक्स जो होती है वो मेंडल के नियम पर ही आधारित होती है। ठीक है, जो सुजननिकी जो है यूजेनिक्स है वो मेंडल के नियम पर आधारित है। जो जीन संकल्पना है, जीन संकल्पना जो है उसका जीन संकल्पना जो है वो प्रभाविता के नियम से ही है। ठीक है, जो जीन संकल्पना है वो प्रभाविता के नियम से है। और देखते हैं जो उपयोगी अनुपयोगी जो लक्षण है, इस विधि से, संकरण विधि से अनुपयोगी जो लक्षण है उसे हटाया जा सकता है, और जो उपयोगी लक्षण होते हैं, उपयोगी लक्षणों को विकसित किया जा सकता है, एक ही जाति में लाया जा सकता है। तो अनुपयोगी लक्षण को हटाया जा सकता है, उपयोगी लक्षणों को लाया जा सकता है, विकसित किया जा सकता है। और इससे क्या होता है, वंशागति के महत्व में जो रोग प्रतिरोधी वाली फसलें होती हैं, जो अधिक उत्पादन वाली फसली वाले बीजों को अधिक उत्पादन किया जा सकता है। तो ये सब थे वंशागति के महत्व, इम्पोर्टेंस थे। तो हमने आनुवांशिकी एवं विभिन्नता के इस चैप्टर में को स्टार्ट किया है। ठीक है, हेरिडिटी एंड वेरिएशन के चैप्टर में, जिसने हमने मेंडल के वंशागति के नियम को देखा, जो उनके प्रयोगों के परिणामों पर आधारित थे। उसमें हमने 3 नियम पढ़ा है, प्रभाविता का नियम, ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सिग्रेगेशन स्वतंत्र अपयूहन का नियम, लॉ ऑफ स्वतंत्र अपयूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। वंशागति के महत्व भी देख लिए कि इस नियम के महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, इसके आगे के टॉपिक्स को कवर करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।